चैप्टर 6 समायरा का आगमन। वेरोक्स की हार के बाद हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आसमान में छाए काले बादल धीरे धीरे छटने लगे और बिजली की कड़कती लकीरें भी अब शांत हो चुकी थीं। हवा में वेरोक्स की हार की गूंज अब भी बाकी थी, लेकिन राज को पता था यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसकी तेज होती सांसों और थकान से चूर शरीर के बावजूद उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। फाइनली राज ने अपनी मुट्ठी कसते हुए हल्के से बुदबुदाया। उसने चारों ओर देखा। जंगल की खामोशी में अब कोई हलचल नहीं थी। वेरोक्स का विशाल शरीर जमीन पर बहरकत पड़ा था, मगर अचानक एक अजीब घटना घटी। वेरोक्स का शरीर धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में बदलने लगा। राज ने हैरानी से देखा कि विशालकाय वेरोक्स का शरीर धुएं जैसा बनकर हवा में घुलने लगा। उसके शरीर से उठते हुए कण आसमान में गायब हो गए और कुछ ही पल में वेरोक्स का कोई निशान तक नहीं बचा। राज ने थोड़ा चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी घड़ी तेज बीप करने लगी। उसकी कलाई पर घड़ी का डिस्प्ले अब लाल रंग में चमक रहा था। व्हाट द हेल, उसने घबराकर कहा। उसी पल उसके शरीर में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी। उसकी मांसपेशियां, जो अभी तक डायमंड जैसी दमक रही थीं, धीरे धीरे अपनी पुरानी अवस्था में लौटने लगीं। उसकी रगों में दौड़ती शक्ति, जो अभी कुछ ही देर पहले उसे अजेय महसूस करा रही थी, अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। साथ ही उसका विशालकाय शरीर, जो कुछ देर पहले तक एक 7 फुट लंबे एलियन के रूप में था, धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसकी चमकती हुई त्वचा फीकी पड़ने लगी और उसकी ऊंचाई घटने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे फिर से उसकी मानव रूप में वापस खींच रही हो। नो, नॉट नाउ, राज ने खुद से कहा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी चमकती हुई त्वचा धीरे धीरे पहले जैसी सामान्य होने लगी। जिस ताकत को उसने कुछ देर पहले महसूस किया था, वह अब गायब हो रही थी और उसका शरीर वेरोक्स से पहले वाली कमजोर हालत में लौटने लगा था। ओमनिकोर, उसने घड़ी की ओर देखा, जो अब और भी तेज बीप कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी उसे चेतावनी दे रही हो कि जो शक्ति उसने अभी हासिल की थी, वो अस्थायी थी। राज को एहसास हुआ कि उसने जितनी ताकत इस्तेमाल की थी, उसका शरीर अब उसे ज्यादा देर तक झेल नहीं पा रहा था। उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ने लगीं और वह धीरे धीरे घुटनों के बल गिर गया। व्हाट्स हैपनिंग टू मी, उसने थकी हुई आवाज में कहा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। तुम्हारी शक्ति सीमित है, राज, एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। यह दादू की आवाज थी। ओमनिकोर को पूरी तरह से काबू करने के लिए तुम्हें इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारी वर्तमान स्थिति इसे लंबे समय तक संभालने के लायक नहीं है। राज ने घबराकर चारों तरफ देखा, जैसे वह दादू को ढूंढ रहा हो। उनकी आवाज जैसे उसके भीतर गूंज रही थी, उसे याद दिलाते हुए कि यह शक्ति उसके हाथ में आई जरूर थी, मगर इसे संभालने की क्षमता उसमें अभी तक नहीं थी। तुम्हारे पास शक्ति तो है, पर क्या तुम सच में इसे काबू कर सकते हो? दादू की आवाज ने उसे चेतावनी दी। राज ने अपनी थकी हुई आंखें बंद कर लीं। उसे अब समझ में आ रहा था कि वेरोक्स की हार के बावजूद उसकी असली लड़ाई अभी बाकी थी। शक्ति को केवल हासिल करना काफी नहीं था, उसे पूरी तरह से काबू में रखना भी उतना ही जरूरी था। दूसरी तरफ एक विशाल और भयावह स्पेसशिप के अंदर अंधेरे कमरे में एक चमकदार कैप्सूल धीरे धीरे सक्रिय हो रहा था। उस कैप्सूल के भीतर ड्रैक्सन गहरी नींद से जाग उठा। उसकी लाल जलती हुई आंखें धीरे धीरे खुलीं और क्रोध से चमकने लगीं। कैप्सूल के अंदर की मशीनरी उसकी हरकतों से गूंज उठी, जैसे उसकी शक्ति पूरे यंत्र को संचालित कर रही हो। ड्रैक्सन ने धीरे धीरे अपने हाथों को मोड़ा, अपनी मांसपेशियों को महसूस करते हुए जैसे कोई लंबी नींद से जागा हो। उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध और भी तीव्र हो गया। एक भारी आवाज में उसने गुस्से से कहा, वेरोक्स किसी काम का नहीं था। कैप्सूल की रोशनी उसकी भारी, ताकतवर कदकाठी को और भी भयावह बना रही थी। ड्रैक्सन ने गहरी सांस ली। उसकी सांसों की गर्मी से कैप्सूल की दीवारों पर भाप जमा हो गई। वह बाहर निकला और एक कदम आगे बढ़ते हुए चारों ओर देखा। उसकी आंखों में केवल एक ही चीज झलक रही थी, बदला। अब वक्त आ गया है, उसने धीरे से फुफकारते हुए कहा।
मानो किसी विनाशकारी योजना का आगाज हो रहा हो। उसकी आंखों में खून का प्यासा इरादा साफ झलक रहा था। उधर राज की स्थिति थोड़ी बिगड़ने लगी थी। वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसकी आंखों में हल्का सा धुंधलापन था। इसी बीच उसके दादू नीरव ने तुरंत उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाया। राज, मेरे साथ आओ, उन्होंने कहा, जबकि उन्होंने उसे संभालते हुए अपने कंधे पर रखा। तुम्हें आराम की जरूरत है। नीरव ने राज को अपने वैन में आराम करने दिया, उसके थके हुए शरीर को सहारा देते हुए। धीरे धीरे वैन ने पास के शहर की ओर अपनी गति बढ़ाई, जैसे नई संभावनाओं की ओर बढ़ने की उम्मीद जगाते हुए। अगले दिन राज अभी गहरी नींद में था। अचानक उसकी आंखों पर एक ठंडा पानी डाल दिया गया। पानी की बूंदें उसकी त्वचा पर गिरते ही उसकी आंखें झपक गईं। उसने एक झटके से आंखें खोलीं और अपने चारों ओर देखा। सामने उसे अपनी कजिन समायरा हंसते हुए दिखाई दी। क्या हुआ? सोने की तैयारी कर रहे थे? समायरा ने मजाक करते हुए कहा। उसकी आंखों में चंचलता थी। राज ने चौंकते हुए कहा, क्या? तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी आवाज में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। राज ने चिढ़ते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और ये किसने कहा कि तुम यहां आ सकती हो? समायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, मेरा भी आज से समर वेकेशन शुरू हो गया है। इसलिए मैं भी नीरव दादू के साथ छुट्टियां मनाने आई हूं। यह सुनकर राज थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। क्या? पर क्यों? तुम तो हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहती हो, उसने आश्चर्य से कहा। राज ने तुरंत दादू के पास जाकर पूछा, दादू, ये भी हमारे वेकेशन के लिए आ रही है? पर क्यों? दादू ने हंसते हुए कहा, समायरा को मैंने खुद बुलाया है। यह समय है परिवार के साथ बिताने का और मैं जानता था कि तुम इसे पसंद करोगे। राज ने मुंह बिचकाते हुए कहा, पसंद मेरी बोटी? आपको पता नहीं इसने पिछली बार मेरे साथ क्या किया था? नीरव वैन चलाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, छोटी मोटी लड़ाई तो भाई बहनों में चलती रहती है। इससे तुम्हारी दोस्ती और मजबूत होगी। समायरा ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे, ये तो सिर्फ एक मजाक था। तुम हमेशा इसे इतना गंभीर क्यों लेते हो? नीरव ने हंसते हुए कहा, राज, कभी कभी छोटी छोटी बातें भी रिश्तों को मजेदार बना देती हैं। अब तुम दोनों को साथ में और भी अच्छा समय बिताना है। राज ने मन में सोचा, शायद दादू सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने समायरा को घूरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो, कभी भी मेरे साथ दुश्मनी नहीं करना। समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूं। राज ने राहत की सांस ली। चैप्टर 7 समुद्री राक्षस का आतंक। राज और समायरा ने वैन में कुछ समय साथ बिताया, जहां राज ने समायरा को अब तक जो कुछ हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। हालांकि उसने ओमनिकोर और वोरैक्स का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि समायरा पर और बोझ पड़े। तुम तो बहुत बोरिंग हो, समायरा ने चुटकी लेते हुए कहा। उसकी आंखों में मस्ती की चमक थी। राज ने गुस्से में समायरा को घूरते हुए जवाब दिया, ओह, ऐसे तो फिर तुम महा बोरिंग हो, क्योंकि तुम तो हमेशा बस अपनी किताबों में खोई रहती हो। उसकी बात सुनकर समायरा ने खुद को सीधा करते हुए कहा, वो कोई बोरिंग काम नहीं है। उससे मेरी नॉलेज बढ़ती है। राज ने चुटकी लेते हुए फुसफुसाया, नॉलेज माय फुट। किताबी कीड़ा कहीं की। समायरा ने राज को गुस्से से देखते हुए कहा, क्या तुमने कुछ कहा? तभी वैन गोवा के बॉर्डर को पार करते हुए शहर के अंदर घुसी। बाहर के नजारे देखकर वे दोनों कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गए। नीले आसमान के नीचे चमकते सूरज की रोशनी में सुंदर बीच और हरे भरे पेड़ उनकी आंखों को भा गए। यार, कितना खूबसूरत है यहां, समायरा ने अपनी आंखों में चमक के साथ खुशी से कहा। राज ने भी बाहर की ओर देखते हुए कहा, हाँ, ये नज़ारे सच में जादुई हैं। अभी वे दोनों बाहर के नज़ारे को देख ही रहे थे कि तभी नीरव अपनी बीच की कॉस्ट्यूम में उनके पास आते हुए बोला, तो चलो बच्चों, छुट्टियां मनाई जाएं। इस पर समायरा और राज ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और तुरंत वैन से उतरकर सीधा बीच की ओर दौड़ पड़े।
उनकी आंखों में उत्साह और दिल में मस्ती की लहर दौड़ रही थी। चलो पहले तैरने चलते हैं, समायरा ने कहा, उसकी आवाज में उत्साह था। राज ने हंसते हुए कहा, तैरने से पहले थोड़ी तस्वीरें लेते हैं। हाँ, और फिर हमें एक दूसरे पर पानी फेंकने की प्रतियोगिता करनी चाहिए, समायरा ने चुटकी लेते हुए कहा। तस्वीरें लेने के बाद राज और समायरा बीच में जाकर एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। दोनों की हंसी गूंजने लगी, जैसे समुद्र की लहरें भी उनकी मस्ती में शामिल हो गई हों। समायरा ने एक बड़ा सा पानी का छींटा राज पर मारा और उसने जवाब में उससे बड़ा छींटा फेंका। देखो, तुमने मुझे गीला कर दिया, समायरा हंसते हुए बोली। यह तो सिर्फ शुरुआत है, राज ने चिढ़ाते हुए कहा, फिर एक और पानी का छींटा समायरा की ओर उछाल दिया। इस बीच नीरब बीच की रेत पर लेट गए, उनकी आंखें बंद थीं और वे बच्चों की मस्ती का आनंद ले रहे थे। बच्चों की तरह मजे कर रहे हो, मुझे तो आराम करने दो, नीरब ने हंसते हुए कहा, लेकिन उनकी मुस्कान में भी वो खुशी झलक रही थी। तभी अचानक समुद्र की तरफ से छोटी छोटी मछलियों का झुंड बीच की ओर आना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज से डरकर भाग रही हों। उनकी गति और संख्या देखकर राज और समायरा दोनों एकदम चौंक गए। देखो, ये मछलियां कहाँ जा रही हैं, समायरा ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। राज ने तट के किनारे पर नजर डालते हुए कहा, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। राज की बात सुनकर समायरा की दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक समुद्र के पानी में एक बहुत बड़ी परछाई दिखने लगी। वह परछाई इतनी विशाल थी कि उसकी तुलना एक नीली व्हेल से की जा सकती थी। सभी लोग आश्चर्य से उस परछाई को देख रहे थे और उसी क्षण वह परछाई समुद्र के पानी से बाहर निकल आई। एक हरे रंग का राक्षस अपने दो पैरों पर खड़ा था। उसकी विशालता इतनी थी कि राज और समायरा उसके सामने छोटे बच्चे लग रहे थे। उसकी लाल आंखें समुद्र के लोगों को घूर रही थीं, मानो वह किसी चीज की तलाश में हो। उसकी खुरदुरी त्वचा पर समुद्र की लहरों के निशान थे और उसका आकार थोड़ी बहुत गॉडजिला जैसा था। उसकी मुंह से नीली जलधारा बह रही थी, जैसे वह समुद्र के अंदर से किसी चीज को बाहर निकाल रहा हो। उसके लंबे, मजबूत पैर और विशाल पंजे किसी भी पल तट पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। बीच पर खड़ी एक लड़की चिल्लाते हुए बोली, ये क्या है? उसके इतना कहते ही आसपास के सभी लोग, जो उस राक्षस को देखकर दंग रह गए थे, अचानक अपने शौक से बाहर आने लगे और इधर-उधर भागने लगे। सबकी चीखें समुद्र की लहरों के साथ मिलकर गूंजने लगीं। राज बार बार अपनी घड़ी को दबा रहा था, किसी तरह अपने एलियन में बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी घड़ी की लाल लाइट जलने की वजह से वह अभी किसी एलियन में नहीं बदल पा रहा था। उसका मन घबराया हुआ था, क्योंकि ऐसा लगता था कि इस संकट से निपटने का कोई उपाय नहीं था। तभी समायरा ने राज को देखा और कहा, बेवकूफ, अब अपनी घड़ी से खेलने का टाइम नहीं है। यह कहते हुए उसने राज का हाथ पकड़ लिया और वहां से भागने लगी। नीरब, जो पहले आराम कर रहे थे, अचानक राक्षस को देखकर घबरा गए और तेजी से खड़े हो गए। क्या यह सच में हो रहा है? उन्होंने चौंकते हुए कहा। वह खुद को संभालते हुए चारों ओर देखने लगे, जहां लोग हड़बड़ी में भाग रहे थे। राज ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। राक्षस की विशालता और उसके अंधेरे साए ने उसे भयभीत कर दिया। लेकिन समायरा का हाथ थामे हुए उसने भी तेजी से कदम बढ़ाए। हमें यहां से दूर जाना होगा, समायरा ने चिल्लाते हुए कहा, उसके चेहरे पर चिंता थी। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, राज ने कहा, हिम्मत जुटाते हुए। राक्षस ने अचानक एक गड़गड़ाहट के साथ अपने पैरों से जमीन पर लात मारी, जिससे समुद्र की लहरें और तेज हो गईं। लोग अब चारों ओर भागने लगे थे, जैसे उन्हें अपने जीवन की चिंता हो। राज और समायरा एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उस भयावह दृश्य के बीच में खड़े रहे। उनका मन एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा था, क्या यह राक्षस वास्तव में उन पर हमला करेगा? हमें किसी तरह इसे रोकना होगा, राज ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह के साथ एक नई ऊर्जा आ गई थी। लेकिन कैसे? समायरा ने डरते हुए पूछा। हम तो इससे मुकाबला नहीं कर सकते। समय खत्म हो रहा था और राज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
लेकिन तभी उसकी आंखों में एक चमक आई। उसकी घड़ी फिर से नीली रोशनी में चमकने लगी। राज ने अपनी आंखें चौड़ी कीं, यह देखकर उसे आशा की किरण मिली। उसने अपने दिल की गहराइयों से जज्बा महसूस किया और जोर से अपनी घड़ी पर हाथ मारा। अब समय आ गया है, उसने कहा, और एक पल में उसे महसूस हुआ कि उसकी रूपांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। घड़ी ने तेजी से चक्रीय गति शुरू की और एक शानदार नीली रोशनी में राज ने अपने शरीर को बदलते हुए देखा। उसकी कदकाठी बढ़ गई और उसके पैरों पर अब तेजी से दौड़ने की ताकत थी। उसकी त्वचा नीली और हरी रंग की हो गई और उसके चारों ओर एक चक्रीय धुंध बनी। वह अब एक सुपरफास्ट एलियन में बदल चुका था, जिसमें न केवल तेजी से दौड़ने की शक्ति थी, बल्कि एक अद्वितीय ऊर्जा भी थी। राज ने तेजी से समुद्र के राक्षस की ओर दौड़ना शुरू किया, उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। समायरा ने राज को एलियन में बदलते हुए देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे वह किसी जादू को देख रही हो। वही राज की गति इतनी तेज थी कि वह पानी के ऊपर चलते हुए राक्षस के पास पहुंच गया। जब उसने राक्षस को नजदीक से देखा तो उसे समझ में आया कि वह वास्तव में कितना डरावना था। राक्षस का आकार गॉडजिला जैसा था और उसकी खुरदुरी त्वचा पर समुद्र की लहरों के निशान थे। उसकी आंखों में एक खतरनाक लाल चमक थी और उसकी मुंह से नीली जलधारा बह रही थी, जैसे वह समुद्र के अंदर से किसी चीज को बाहर निकाल रहा हो।